नमस्कार, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं। कि वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं दर्शन की प्रमुख शाखाओं के बारे में। मेन ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी। हम लोगों ने इससे पहले के 2 वीडियो में दर्शन और शिक्षा के अर्थ को समझा, दर्शन और शिक्षा के संबंध, दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य, दर्शन की अनुशासन में भूमिका, दर्शन की विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रशासन, पाठ्यक्रम के निर्धारण, मापन, शिक्षक की भूमिका, शिक्षण विधि, इन सभी कारकों में हम लोगों ने दर्शन की उपस्थिति या दर्शन के महत्व को समझा, दर्शन के दृष्टिकोण को समझा। आज हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दर्शन की प्रमुख शाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्शन की जो 3 प्रमुख शाखाएं हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन तीनों को अच्छे से भली भांति समझेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो शब्द है मीमांसा, मीमांसा शब्द का अर्थ होता है गहन चिंतन, जानने की इच्छा या जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। हमारे अंदर जो जानने की तीव्र इच्छा होती है उसे हम मीमांसा कहते हैं। ये हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है कि दर्शन ज्ञान के प्रति अनुराग है। दर्शन फिलोस और सोफिया से बना है, यानी ज्ञान या विजडम या बुद्धि के प्रति जो प्रेम है, निष्ठा है, वही दर्शन है। और दर्शन की जो भी शाखाएं होंगी वो ज्ञान की शाखाएं होंगी। ज्ञान के प्रति अनुराग वहाँ पे परिलक्षित होंगे, जानने की इच्छा वहाँ पे होगी। ठीक है ना। तो हम लोग दर्शन के ये जो 3 शाखाएं हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, इनके बारे में आज अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तत्व मीमांसा की। तत्व मीमांसा जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटाफिजिक्स। देखिए, मेटाफिजिक्स ना 2 वर्ड से बना है, मेटा और फिजिक्स। मेटा का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड द बॉडी, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो वस्तु जैसे दिखाई दे रही है, भौतिकता से परे, जो हमें दिखाई दे रहा है उससे परे। मेटा मतलब उसके परे, बियॉन्ड। ठीक है। जबकि फिजिक्स का मतलब क्या होता है? बॉडी। सो मेटा फिजिक्स का मतलब क्या होगा? बॉडी या शरीर के परे, शरीर के परे, बियॉन्ड द बॉडी। हमें जो दिखाई दे रहा है, जो भी वस्तु जैसे दिखाई दे रही है, उस वस्तु के आकार रूप से परे जो हम देखते हैं वो होता है तत्व मीमांसा। दर्शन शास्त्र की यह प्रथम शाखा है। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? मेटाफिजिक्स। और हम लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि मेटाफिजिक्स बना हुआ है मेटा और फिजिक्स शब्द से। तो हम ये तो समझ सकते हैं कि ये जो तत्व मीमांसा है, दर्शन की जो ये पहली शाखा है तत्व मीमांसा, ये भौतिक विज्ञान से ऊपर उठकर गहन चिंतन और नवीन ज्ञान की प्राप्ति को महत्वपूर्ण मानता है। हमें जो वस्तु जैसी दिखाई दे रही है, हमें उसके रूप से ऊपर उठ के उसके मूल तत्व के बारे में, उसके प्रवृत्ति के बारे में गहन चिंतन करना है और उस गहन चिंतन से नई जानकारी, नए ज्ञान प्राप्त करने हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान या विज्ञान की जो भी शाखाएं हैं, ठीक है ना, सो भौतिक विज्ञान या विज्ञान की अन्य शाखाएं अस्तित्व के भौतिक रूप का अवलोकन करते हैं। जो भी पदार्थ है, विज्ञान की जो भी शाखाएं, तो हमें जो भौतिक रूप से दिखाई दे रहे हैं उसी के रूप का अवलोकन करते हैं, उसी के रूप का अध्ययन करते हैं। जबकि तत्व मीमांसा क्या होगा कि उसके रूप से परे, उसकी जो मूल प्रकृति है, उसकी जो मूल समस्या है, उसके अस्तित्व का जो तत्व है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तत्व मीमांसा में हम लोग ना मुख्य रूप से विषय देखते हैं। तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से इन विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तत्व मीमांसा में हम लोग आत्म संबंधी तत्व ज्ञान की जानकारी लेते हैं। तत्व मीमांसा के विभिन्न विषयों की बात करेंगे तो मुख्य रूप से विभिन्न विषय हैं, जिसे हम कह सकते हैं आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान, सृष्टि शास्त्र, सत्ता विज्ञान, ब्रह्मांड का विज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान या ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान। ठीक है ना। आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान में हम लोग क्या देखते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा और शरीर के मध्य कैसा संबंध है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम लोग तत्व मीमांसा के अंतर्गत ही प्राप्त करते हैं। तत्व मीमांसा के जो विभिन्न विषय हैं, जो 6 विषय हैं, उसमें एक तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें आत्मा के संबंध में अध्ययन किया जाता है। इसमें चिंतन का मुख्य विषय आत्मा के संबंध में होता है।
ठीक है। दूसरे विषय के रूप में हम लोग देखते हैं कि तत्व मीमांसा में सृष्टि शास्त्र को लिया जाता है। सृष्टि शास्त्र से हमारा तात्पर्य यह है कि ये जो सृष्टि हम लोग देख रहे हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। सृष्टि के उत्पत्ति के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, सृष्टि की संरचना कैसे है, सृष्टि का विस्तार क्या है, क्या इस सृष्टि के परे भी कोई सृष्टि है। तो इन सब विषयों का अध्ययन हम लोग तत्व मीमांसा के अंतर्गत सृष्टि शास्त्र विषय के रूप में करते हैं। तो तत्व मीमांसा में हम लोग आत्म संबंधी तत्व ज्ञान और सृष्टि शास्त्र के बाद हम लोग देखते हैं सत्ता विज्ञान। सत्ता विज्ञान क्या होता है हम लोग वो देखते हुए चलते हैं, ठीक है। सत्ता विज्ञान में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये नश्वर और शाश्वत तत्वों के योग से बना है। तो ब्रह्मांड के नश्वर और शाश्वत तत्वों, उनके आदि व अंत से संबंधित तत्वों की विवेचना हम लोग सत्ता विज्ञान में करते हैं। ये जो ब्रह्मांड है उसका योग नाशवान और अनश्वर वस्तुओं से, अस्थाई और अस्थाई वस्तुओं के योग से बना है, ठीक है ना। तो उनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, ये जो ब्रह्मांड है इसका आदि और अंत कैसा है, ब्रह्मांड के तत्व कैसे हैं, ये सारी जानकारी हम लोग सत्ता विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे तत्व मीमांसा में, ठीक है। फिर हम लोग चौथे विषय के रूप में देखते हैं, तत्व मीमांसा के चौथे विषय के रूप में देखते हैं ब्रह्मांड का विज्ञान। ब्रह्मांड के विज्ञान में हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के तत्व, ब्रह्मांड का जो आध्यात्मिक या भौतिक स्वरूप है उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। और तत्व मीमांसा के अंतिम विषय की बात करें तो ये पांचवा विषय है, वो है ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान, ठीक है। देखिए मानव की ना शुरू से ही, आरंभ से ही मानव की ये जिज्ञासा रही है कि वो जिसे वो ईश्वर, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान कहता है, वो जिस भी रूप में, चाहे जिसे वो साकार या निराकार मानता है, उनके बारे में वो जिज्ञासा प्राप्त करे, ठीक है। ईश्वर के मानव ने जो भी नाम दिए हैं, जिस भी संप्रदाय ने जो भी धार्मिक मान्यता या विश्वास है, चाहे वो ईश्वर कहें, गॉड कहें, आहुर माजदा कहें, साकार कहें, ब्रह्म, निराकार, जिस भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा मानव में शुरू से रही है। और उस परम सत्ता, उस भगवान, उस परमेश्वर, उस गॉड, खुदा के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें, किस माध्यम से जानकारी प्राप्त करें उस परम तत्व का, किस माध्यम से उस परम तत्व का साक्षात्कार किया जा सकता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अध्ययन का जो मूल विषय होगा, मूल मार्ग होगा, वो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, तप, रीति रिवाज, जियारत या जो भी तरीके हो सकते हैं अपने अपने अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के, ईश्वर के सानिध्य का। तो ईश्वर संबंधी ज्ञान भी तत्व मीमांसा के अंतर्गत ही आएगा। तो तत्व मीमांसा के विभिन्न विषयों में हम लोगों ने 5 विषय देखे हैं: आत्मा संबंधी ज्ञान, सृष्टि शास्त्र, सत्ता विज्ञान, ब्रह्मांड का विज्ञान और ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान। तो ये तो बात हुई तत्व मीमांसा की। अब हम लोग इससे आगे चलते हुए देखते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा यानी ज्ञान की मीमांसा, ज्ञान के बारे में जानने की जिज्ञासा, ठीक है। ज्ञान मीमांसा के लिए अंग्रेजी में हम लोग शब्द यूज करते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी यानी ये 2 शब्द से बना है, एपिस्टेम और लॉजी। एपिस्टेम का मतलब होता है ज्ञान का विज्ञान, द साइंस ऑफ नॉलेज, ठीक है। जबकि लॉगी लोगोस से बना है। तो लॉगी जहाँ पे भी लग जाए हम लोग समझते हैं कि इसका तात्पर्य अध्ययन से होगा। तो एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा, ये जो एपिस्टेमे और लॉगी है, इनके योग से हम समझ सकते हैं कि ज्ञान मीमांसा क्या है। ये ज्ञान के विज्ञान का अध्ययन है। ज्ञान किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है, ज्ञान का महत्व क्या है, इन सब विषयों में हम लोग जब ध्यान देते हैं तो वो ज्ञान मीमांसा के अधीन होते हैं हम लोग, ठीक है। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान संबंधी 6 समस्याओं को अध्ययन किया जाता है। ज्ञान संबंधी 6 समस्याओं के समाधान को ढूंढा जाता है। और ये 6 समस्या क्या है, ज्ञान मीमांसा के जो ये 6 केंद्रीय समस्या है वो है: ज्ञान का स्वरूप कैसा है, ज्ञान के स्रोत क्या है, क्या यथार्थ का ज्ञान संभव है, ज्ञान के
कितने प्रकार हैं, ज्ञान के कितने भेद हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सा उपकरण व विधि प्रभावशाली होगा और सत्यता की परीक्षा संबंधी सिद्धांत क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 मुख्य समस्या हम लोग क्या देखते हैं ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। देखिए, ज्ञान मीमांसा में ना हम लोग ज्ञान को 3 रूप में देखते हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान को मुख्यतः 3 रूप में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, ये 3 जो ज्ञान है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत, इन्हें हम कह सकते हैं आगमनात्मक ज्ञान, प्रयोगात्मक ज्ञान और प्रागनुभव ज्ञान। ठीक है, इन तीनों ज्ञान के बारे में समझते हुए चलते हैं और बात करते हैं हम लोग सबसे पहले आगमनात्मक ज्ञान। आगमनात्मक ज्ञान या आगमन से बना हुआ है। जब हम आगमनात्मक ज्ञान कहते हैं ना, तो ये जो ज्ञान होते हैं, जैसे हम लोगों ने आगमन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तो आगमन विधि या अनुभव, ठीक है, ये जो ज्ञान होगा ये व्यक्ति के अनुभव पे आधारित होता है। आगमनात्मक ज्ञान अनुभव पे आधारित ज्ञान होते हैं। इसके बारे में जॉन लॉक ने कहा था। देखिए, जॉन लॉक को ना हम लोग इस ज्ञान का प्रवर्तक मानते हैं। आगमनात्मक ज्ञान विधि के प्रवर्तक के रूप में हम लोग जॉन लॉक को मानते हैं। लॉक ने ये कहा था कि बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो वो बिल्कुल खाली कोरे स्लेट के जैसा होता है, कोरे पट्टी जैसा होता है। जैसे जैसे बालक नया अनुभव प्राप्त करता है, उसके कोरे पट्टी पे लेखन होने लगता है। हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे का दिमाग है ना, वो कोरा कागज है, ब्लैंक पेज है। बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे कुछ सीखता है, अनुभव करता है, तो वो जो अनुभव है उसके दिमाग पे अंकित हो जाते हैं, छप जाते हैं। ठीक है, बच्चा जो कोरा कागज होता है वो अनुभव से उसके कोरे कागज पे लेखन होना लगता है। लिखने के लिए ना बच्चों को समग्र अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए। लोग इस बात को मानने वाले हैं कि अनुभव से ज्ञान में वृद्धि होती है, इसलिए बच्चे को सीखने का अगर अवसर देना चाहिए तो उसे अनुभव के अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, ये था आगमनात्मक ज्ञान। फिर हम लोग देखते हैं प्रयोगात्मक ज्ञान। प्रयोगात्मक ज्ञान, ये जो प्रयोजनवादी दार्शनिक है उनके अनुसार प्रयोजनात्मक ज्ञान वैसे ज्ञान होते हैं, प्रयोग या व्यवहार के द्वारा जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो प्रयोगात्मक ज्ञान है। प्रयोजनवादियों के अनुसार ज्ञान प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है और प्रयोग द्वारा एक विचार को प्रयास और अभ्यास से ही परिणाम प्राप्त किया जाता है। प्राप्त परिणाम ही ज्ञान होता है। देखिए, हम जो भी क्रिया करते हैं, जब हम उसे व्यवहार में करते हैं, जब उस पर प्रयोग करते हैं, तो हम अनुभव करते हैं और जो ज्ञान प्राप्त होता है वो वास्तविक ज्ञान होता है। तो हम जो प्रयोगात्मक ज्ञान है वो व्यवहार के द्वारा, क्रिया के द्वारा, प्रयोग के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान कहलाता है प्रयोगात्मक ज्ञान। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं ज्ञान के तीसरे विधि को, प्रागनुभव विधि को। ये जो प्राग अनुभव विधि है इसके प्रवर्तक कांट महोदय है। कांट के अनुसार क्या है कि सामान्य सत्य अनुभव से स्वतंत्र होना चाहिए। कांट ये मानते हैं ना कि जो अनुभव है और सत्य है ये दोनों अलग अलग तत्व हैं। सत्य के स्वयं में स्पष्ट और निश्चित होते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम कुछ अनुभव कर रहे हैं वही सत्य हो सकता है कि हम जो अनुभव कर रहे हैं सत्य उससे विपरीत हो सकता है, उससे अलग हो सकता है। तो कांट ये कहते हैं कि जो सामान्य सत्य है वो अनुभव से अलग होने चाहिए। ठीक है, ज्ञान स्वयं में ना एक एविडेंस है, ज्ञान स्वयं में प्रत्यक्ष की भांति समझा जाता है। ठीक है, ये हमारे अनुभव से अलग हो सकते हैं। ज्ञान और अनुभव बिल्कुल अलग हो सकते हैं। हम जो अनुभव कर रहे हैं वही वास्तविक ज्ञान हो, वही सत्य ज्ञान हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ज्ञान के 3 रूप में हम क्या देख रहे हैं, आगमनात्मक ज्ञान, प्रयोगात्मक ज्ञान और प्रागनुभव ज्ञान। देखिए, हम लोग ने दर्शन के अलग अलग शाखा देख रहे हैं। हम लोगों ने 2 शाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। अब हम लोग बात करेंगे दर्शन शास्त्र के तीसरे शाखा के बारे में, जो है मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा को ना अंग्रेजी भाषा में एक्सियोलॉजी भी कहा जाता है। यह दर्शन शास्त्र की तीसरी शाखा है और यह मीमांसा या मूल्य मीमांसा मूल्यों के प्रकार, उनके स्रोत, उनके नैतिक शिक्षा पे बल देता है। मूल्य मीमांसा में हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद से प्रेरित ये शाखा है। यहाँ पे आदर्शवादी विचारों पे महत्व दिया जाएगा, मूल्यों पे महत्व दिया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से नीति शास्त्र और आचार शास्त्र पे बल दिया जाएगा। देखिए, मूल्य मीमांसा से ही नीति शास्त्र और आचार शास्त्र विकसित हुए हैं। मूल्य मीमांसा ना बालक को उचित, अनुचित, सुंदर, कुरूप, सही, गलत, उपयोगी, अनुपयोगी,
इन सब चीज़ों में विभेद करने के योग्य बनाता है और बालक के अंदर ये मानवीय और सामाजिक गुण विकसित करते हैं, बालक के अंदर आदर्श स्थापित करते हैं, बालक के अंदर सद्गुण आरोपित करते हैं। तो मूल्य मीमांसा की अगर हम बात करते हैं और शिक्षा में मूल्य मीमांसा के निर्देश को देखते हैं, तो यहाँ पे इसका प्रभाव काफ़ी स्पष्ट रूप से, महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देता है। हम लोग बात करते हैं शिक्षा में मूल्य मीमांसा के निर्देश को लेके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य हम क्या देखते हैं कि जो छात्र है उसका नैतिक और चारित्रिक उत्थान होना चाहिए, उसका नैतिक और चारित्रिक पक्ष मजबूत होना चाहिए, और ये नीति, चरित्र, ये सब मूल्य मीमांसा के ही तत्व हैं, मूल्य मीमांसा के ही अंतर्गत आते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना जिससे बालक के अंदर मानवीय गुण विकसित हो, बालक के अंदर सौंदर्य बोध विकसित हो, बालक सत्य और सत्यवादी बने, परोपकारी बने, मृदुभाषी बने, सदाचारी बने, तर्कपूर्ण ढंग से समाज के साथ वो सामंजस्य स्थापित कर सके, सह अस्तित्व की भावना में विश्वास करने वाला हो। और ये जो भी मूल्य हम देख रहे हैं, चाहे वो मृदुभाषिता हो, सत्यवादिता हो, सह अस्तित्व की भावना हो, परोपकार की भावना हो, ये सभी आदर्श, ये सभी मूल्य मीमांसा के अधीन ही है। फिर हम बात करेंगे पाठशाला के वातावरण के बारे में। देखिए, पाठशाला का जो वातावरण है ना, वो छात्र के नैतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, बौद्धिक, मानवीय सभी तरह के विकास में प्रभावशाली होते हैं। बालक जो है ना, सिर्फ विद्यालय में शिक्षा ही ग्रहण नहीं करता है, बल्कि जो उसके अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हैं, बालक के शिक्षक के साथ, सहपाठियों के साथ जो संबंध होते हैं, उस संबंध के कारण बालक में विभिन्न प्रकार के गुण विकसित होते हैं। तो पाठशाला का जो वातावरण है ना, वहाँ के जो मूल्य विकसित होते हैं, उसमें भी मूल्य मीमांसा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। फिर हम बात करते हैं शिक्षण विधि की। ये शिक्षण विधि है ना, ये आप चाहे प्रत्यक्ष विधि कह लीजिए, अप्रत्यक्ष विधि लीजिए, विश्लेषणात्मक विधि लीजिए, इन सब में मूल्य को विकसित करने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर हम बात करते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी या शिक्षक और विद्यार्थी की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाषण के द्वारा या शाब्दिक संप्रेषण के द्वारा ही ज्ञान दिया जाए, ठीक है ना। केवल भाषण अथवा शाब्दिक संप्रेषण और उपदेश पर्याप्त नहीं होते हैं। हम किसी को बातों से कह के, उपदेश दे के, भाषण दे के उसके अंदर मूल्य विकसित नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर आदर्श का विकास नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर सदाचार, परोपकार की भावना को विकसित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसके लिए सबसे अनिवार्य जो तत्व है वो यह है कि शिक्षक का व्यवहार प्रभावशाली होना चाहिए। शिक्षक जिन मूल्यों को बालक में स्थापित करना चाहते हैं, शिक्षक उन मूल्यों को सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में शामिल करे। तो शिक्षक का व्यवहार, चरित्र, आचरण छात्रों को प्रेरित करने वाले हो, प्रेरणादायी व्यक्तित्व होना चाहिए शिक्षक का। यदि शिक्षक का व्यक्तित्व प्रेरणादायी है तो निश्चित रूप से बालक में वो मूल्य स्थापित करने में सफल होंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने दर्शन की तीनों शाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। हम लोगों ने तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के बारे में जानकारी प्राप्त की, और मैं आशा करता हूं कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के बारे में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। धन्यवाद।